वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र दोष मुख्य रूप से उम्र के साथ समंजन क्षमता के दुर्बल होने का कारण होता है? ऑप्शन ए है निकट दृष्टिता, ऑप्शन बी अबिंदुकता, ऑप्शन सी दूरदृष्टिता, ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता नेत्र दोष मुख्य रूप से उम्र के साथ समंजन क्षमता के दुर्बल होने का प्रमुख कारण है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन ए में, निकट दृष्टिता। निकट दृष्टिता यानी होती है, इसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूरदृष्टिता की। दूरदृष्टिता में क्या होता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं जरा दूर दृष्टिता पर। जरा दूर दृष्टिता के निवारण के लिए द्विफोक्सी या प्रोग्रेसिव लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस में ऊपर वाला भाग तो अवतल लेंस होता है, वो नीचे वाला भाग उत्तल लेंस होता है। तो उम्र के साथ समंजन क्षमता के दुर्बल होने के कारण जरा दूरदृष्टिता दोष है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, एक आनुवांशिक प्रयोग में एक निषेचन मानव भ्रूण में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, भ्रूण मानव मादा बन जाएगा। ऑप्शन बी है, भ्रूण में एक अतिरिक्त Y गुणसूत्र होता है। ऑप्शन सी है, भ्रूण मानव नर बन जाएगा। ऑप्शन डी है, भ्रूण में लिंग गुणसूत्रों का अभाव होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रूण जो है वो मानव मादा बन जाएगा, क्योंकि XX जो है वो मादा होने का संकेत देते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन का कारण बनती है? ऑप्शन ए है किण्वन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी वायवीय श्वसन, ऑप्शन डी पाचन। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किण्वन। किण्वन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन का कारण बनती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu में लोहा यानी Fe जो है वो ऑप्शन ए दे रखा है, उसका क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन सी अपचयित हो जाता है। ऑप्शन डी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा जो है वो ऑक्सीकृत हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सममांगी मिश्रण है? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी तेल और जल, ऑप्शन सी रेत और लोहा चूर्ण, ऑप्शन डी वायु। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायु। वायु जो है वो एक सममांगी मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है? ऑप्शन ए इसका हृदय से संबंध, ऑप्शन बी कानों के पास इसकी अवस्थिति, ऑप्शन सी कई न्यूरॉन्स वाली इसकी व्यवस्था,
ऑप्शन डी इसका चिकना पृष्ठ। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कई न्यूरॉन्स वाली इसकी व्यवस्था जो है वो मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। जल के नीचे रहने के लिए जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए घुलित ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घुलित ऑक्सीजन। जल के नीचे रहने के लिए जंतुओं द्वारा घुलित ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या है? इसमें दिया गया है CH3, CH, इससे जुड़ा हुआ है Br, इसके बाद दिया गया है CH2, फिर CH2, फिर CH3। यहाँ हम इसका IUPAC नाम लिखने के लिए देखो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है CH पे, तो इधर से नामांकन करते हैं 1 2 3 4 5। 2 पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो 2 ब्रोमो और 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 ब्रोमो पेंटेन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसे गर्म करके विचरित किया जाता है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी भुजा हुआ चूना, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम को गर्म करके विचरित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सी राशि विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करती है? ऑप्शन ए रैखिक वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी चाल। जो रैखिक वेग जो है वो विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करता है। इसके बाद इसका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 11। बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि के कई परावर्तनों का प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए यह ध्वनि को ऊष्मा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन बी यह ध्वनि प्रसार को अवरुद्ध करता है, ऑप्शन सी यह सभी प्रतिध्वनियों को समाप्त कर देता है, ऑप्शन डी यह ध्वनि को के एक समान वितरण में मदद करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह ध्वनि के एक समान वितरण में मदद करता है। बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि के कई परावर्तनों का प्रभाव जो है वो ध्वनि के एक समान वितरण में मदद करना होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। अनाज के भंडारण में के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक हानि नहीं है? ऑप्शन ए कीटों के कारण हानि, ऑप्शन बी कृंतकों के कारण हानि, ऑप्शन सी अनुप्रयुक्त नमी के कारण हानि और ऑप्शन डी है सूक्ष्म कीटों के कारण हानि। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रयुक्त नमी के कारण हानि जो है वो अनाज के भंडारण के दौरान जैविक हानि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला प्रश्न पूछा गया इसमें बैल अकेले ही बछड़ा पैदा कर सकता है। दूसरा प्रश्न है मुर्गियां अकेले नए चूजे उत्पन्न नहीं कर सकती है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए दोनों कथन असत्य है, ऑप्शन बी कथन दो सत्य है लेकिन एक असत्य है, ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी एक कथन सत्य है और दूसरा कथन असत्य है। यहाँ देखो पहला जो ऑप्शन है वो गलत दे रखा है, बैल जो है वो अकेले बछड़ा पैदा कर सकता है, ये असत्य है। दूसरा मुर्गियां अकेले नए चूजे उत्पन्न नहीं कर सकती, ये सत्य है। तो यहाँ कथन दो तो सत्य है लेकिन कथन एक असत्य है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 14। वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन ए केंद्र पर क्षेत्र रेखाएं वृत्तीय होती है। ऑप्शन बी लूप के परितः प्रत्येक स्थान पर क्षेत्र एक समान होता है। ऑप्शन सी क्षेत्र रेखाएं लूप के तल के समांतर होती है। ऑप्शन डी क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 15। जब प्रकाश की किरण एक गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो यह ऑप्शन ए अभिलंब से विचलित हो जाती है। ऑप्शन बी फोकस की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन सी अविचलित उभरती है। ऑप्शन डी हमेशा परावर्तित होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अविचलित उभरती है। जब प्रकाश की किरण एक गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो यह अविचलित उभरती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत है। ऑप्शन ए एथीन, ऑप्शन बी एथाइन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी बेंजीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एथेन। एथेन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत है। CH3 होता है इसमें, यानी इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। बाकी एथीन जो है उसमें डबल बॉन्ड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके अलावा बेंजीन में डबल बॉन्ड का प्रयोग होता है इस प्रकार से। तो यहाँ एथेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है यह एक समान समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है। ऑप्शन बी है यह शून्य होता है। ऑप्शन सी यह असमान होता है। ऑप्शन डी यह यादृच्छिक पैटर्न बनाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है। परिनालिका जो है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है और हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़े रखने में सहायक होता है। ऑप्शन ए है मास्ट कोशिका, ऑप्शन बी महाभक्षकाणु, ऑप्शन सी स्नायु, ऑप्शन डी वसाणु। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्नायु। स्नायु तक जो है वो अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है और हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़े रखने में सहायक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 24 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना होगा। दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है इसका 6 न्यूटन, ऑप्शन बी 144 न्यूटन, ऑप्शन सी 240 न्यूटन और ऑप्शन डी जो है वो 4 न्यूटन होता है। भार जो है उसका सूत्र होता है W बराबर mg। द्रव्यमान तो सभी जगह सेम होता है, लेकिन जो g का मान है वो चंद्रमा पर पृथ्वी के g का 1/6 होता है। तो यहाँ भार भी 1/6 हो जाएगा। 24 में 6 का भाग देंगे यहाँ से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। किसी पिंड को एक समान गति में कहा जाता है यदि ऑप्शन ए यह असमान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है। ऑप्शन बी है यह असमान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करता है। ऑप्शन सी है यह समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करता है। ऑप्शन डी है यह समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी पिंड को एक समान गति में कहा जाता है यदि यह समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है।
इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। अपच के दौरान आमाशय बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न करता है जिसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्प्रभावित किया जा सकता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अपच के दौरान आमाशय बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न करता है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा निष्प्रभावित किया जा सकता है। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। किस विभज्योत ऊतक में ऑक्सीन का स्तर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए जाइलम में, ऑप्शन बी पार्श्वीय विभज्योत ऊतक में, ऑप्शन सी अंतर्वेशी विभज्योत ऊतक, ऑप्शन डी है शीर्षस्थ विभज्योत ऊतक। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शीर्षस्थ विभज्योत ऊतक जो है वो ऑक्सीन का स्तर उसमें सर्वाधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। स्पाइरोगाइरा में प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव विकसित हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या होता है। प्रत्येक खंड में जड़ें होती है, ऑप्शन बी प्रत्येक खंड में जटिल अंग होते हैं, ऑप्शन सी प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होती है, ऑप्शन डी विखंडन केवल प्रयोगशाला स्थितियों में ही होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पाइरोगाइरा में प्रत्येक खंड में एक पूर्ण जीव विकसित हो जाता है, इसका संभावित कारण है प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगी। ऑप्शन ए आर्द्रता में कमी, ऑप्शन बी पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, ऑप्शन सी तापमान में वृद्धि, ऑप्शन डी पवन की चाल में कमी। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पवन की चाल में कमी जो है वो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगी। दोस्तों ये थे आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल श्रवण मैथ सबको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।